हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया फिनोमिना पढ़ा था विच इज़ एवेपोरेशन। इज इट ओके? और उससे पहले हमने एक बॉइलिंग नाम का फिनोमिना भी पढ़ा था। अब अगर हम बॉइलिंग और एवेपोरेशन को देखें तो हमें दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, तो हम यहाँ पर इन्हीं दोनों के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फिनोमिना जो हमने पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था? बॉइलिंग। और जो दूसरा फिनोमिना हमने पढ़ा था इवेपोरेशन। ठीक है, आप बॉइलिंग लिखें तो भी बढ़िया, और हो सकता है कि एग्जाम में बोला जाए कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं। आप वेपोराइजेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और बॉइलिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इज इट ओके? तो करना क्या है हमको आज की क्लास में, हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। अगर वैसे देखा जाए तो बॉइलिंग के अंदर भी जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और इवेपोरेशन के अंदर है वो भी वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। देन व्हाट आर द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द वेपोराइजेशन एंड द इवेपोरेशन प्रोसेस, ये हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इज इट ओके? तो देखिएगा, डिफरेंसेस मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। दिस बॉइलिंग इज अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट। सिर्फ वाटर ही कन्वर्ट नहीं होता है, हमारे नेचर में सिर्फ वाटर ही एकमात्र लिक्विड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इज इट ओके? सो वी हैव टू राइट डाउन कॉमनली लिक्विड। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट में कन्वर्ट करना है आपको लिक्विड को? आपको लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में। किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है कि ये बॉइलिंग वाला काम, वेपोराइजेशन वाला काम? नहीं, किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होता, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। तो हमें ये भी लिखना है, दिस प्रोसेस इज डन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज known as boiling point, which is known as boiling point of that liquid। जिस भी लिक्विड का आप वेपोराइजेशन करवा रहे हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। क्या सारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है? येस, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हमें सिर्फ किसका बॉइलिंग पॉइंट याद है? हमें सिर्फ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? एंड नाउ वी हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस इवेपोरेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? तो हम वही लिखने जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द सेम प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। किसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, इनटू गैसियस स्टेट। किस टेम्परेचर पर होता है ये? कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है क्या कि भाई गर्मी होगी तो ही इवेपोरेशन होगा, सर्दी में नहीं होगा या बारिश में नहीं होगा? होता तो हर समय ही है, बस स्पीड अलग अलग हो जाती है, कभी तेजी से होता है, कभी धीमे धीमे होता है। इज इट ओके? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट विच इज़ डन एट एनी टेम्परेचर। जो ये वाला प्रोसेस है ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। आ गई बात समझ में? इज इट ओके? चलिए अब देखिए, और भी कोई डिफरेंसेस है क्या बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में? दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस जो हमने लिखा है। दूसरा प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो देखिएगा। ये जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, दिस इज अ बल्क फिनोमिना। ये कैसा फिनोमिना है?
बल्क फिनोमिना है। क्या आपको बल्क फिनोमिना का मतलब समझ में आया? बल्क का मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस पूरे लिक्विड का एक साथ हो। जैसे मानिए कि आपने यहाँ पर ये कंटेनर लिया और इसमें फिल किया आपने वाटर, और अब आप करने जा रहे हैं इसको बॉईल बर्नर वगैरह लगाकर। तो क्या पूरा पानी बॉईल होता है? पूरे पानी में आपको बबल्स दिखाई देते हैं? पूरा पानी उबलना शुरू हो जाता है? या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर का उबलता है और नीचे वाला ठंडा रहता है? ऐसा होता है क्या? नहीं। इज इट ओके? मतलब पूरा का पूरा जो पानी है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉइलिंग बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो पूरे पानी के अंदर होता है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? मतलब जो बॉइलिंग वाला प्रोसेस है ये कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना है। आ गया ना मतलब बल्क फिनोमिना का समझ में? मतलब पूरा पानी बॉईल होगा। इज इट ओके? हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और कितना हो जाएगा? एक साथ पूरे वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। कब? व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या एक साथ पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं नहीं, एक साथ नहीं होता, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ इसको कौन सी हीट हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है? जो हीट हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप अपने आप समझ जाना। चलो आपको दिक्कत ना हो, पूरा ही लिख देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इज इट ओके? तो याद रखिएगा, टेम्परेचर सारे वाटर मॉलिक्यूल का एक साथ इंक्रीज होता है। और कहाँ तक इंक्रीज होता है? अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इज इट ओके? सो विच दिस प्रोसेस वेपोराइजेशन इज अ बल्क फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है ये? ये बल्क फिनोमिना है। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और अब देखिएगा ध्यान से। अब बताइए कि इवेपोरेशन के लिए क्या लिखें? ये तो बल्क फिनोमिना है, तो इवेपोरेशन के लिए हमको क्या लिखना है? यहाँ लिखते हैं हम, दिस इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है ये? सरफेस फिनोमिना है, जो सिर्फ कहाँ पर होता है? सरफेस पर होता है। इज इट ओके? देखिए, जैसे मैंने ये छोटा सा कंटेनर लिया और इसमें फिल कर दिया वाटर। वाटर ही फिल कर रही हूँ मैं बार बार। इसका मतलब ये नहीं है कि इवेपोरेशन सिर्फ वाटर का ही होता है। वाटर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल, इसीलिए बार बार आपको वाटर यहाँ पर भरा जा रहा है हर कंटेनर में। अदरवाइज ये इवेपोरेशन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लिक्विड्स का इवेपोरेशन हो सकता है। इज इट ओके? तो हमने लिया ये कंटेनर, इसमें वाटर फिल्ड है। तो ये जो वाटर की जो टॉप मोस्ट लेयर है, सिर्फ यहीं से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं और एयर में जाते हैं। जब ये लेयर गायब हो जाती है तो फिर नेक्स्ट लेयर का नंबर आता है। मतलब लेयर वाइज प्रोसेस होता है। आ गई बात समझ में? तो कैसा फिनोमिना है? द फिनोमिना विच इज डन ओनली फॉर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस। तो कैसा फिनोमिना है ये इवेपोरेशन? दिस इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इज इट ओके? क्या और भी कोई डिफरेंस है? यस, बिल्कुल डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर पहले लिखूंगी। इज इट ओके? कुछ कारण है, सुनिएगा ध्यान से। ये जो इवेपोरेशन है, दिस प्रोसेस, इवेपोरेशन प्रोसेस इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग। इज इट ओके? इवेपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? कूलिंग के लिए। अब ये कैसे होता है आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया, और ना आए तो अभी हमको उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं इसी वाले फिनोमिना के, कि आखिर इवेपोरेशन से जब जब भी पानी का इवेपोरेशन होता है या किसी भी लिक्विड का इवेपोरेशन होता है तो उसके कारण उस पर्टिकुलर प्लेस पर थोड़ी ठंडक हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। आई बात समझ में? सो दिस इज इवेपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग। नाउ हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग, दैट विल सी लेटर आफ्टर अ व्हाइल। थोड़ी सी देर बाद देखने जा रहे हैं हम। इज इट ओके? नाउ अब बताइए जरा, क्या वेपोराइजेशन किसी भी तरीके से कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नो। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, not responsible for
कूलिंग। हो सकती है कि कूलिंग इसमें किसी भी तरीके से, नॉट एट ऑल। इज इट ओके? जिस प्रोसेस को करने के लिए आपको दो टेम्परेचर देने पड़े, एक तो बॉइलिंग पॉइंट वाला और दूसरा याद है ना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वहां पर कूलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब दिस वेपोराइजेशन प्रोसेस इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग। आ गई बात समझ में? सो दीज आर द, हट जाती हूँ साइड में, ध्यान से देखिएगा, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, हैज टू बी नोट डाउन इन योर रजिस्टर्स एंड हैज टू बी लर्नड ऑल्सो। ओके, चलिए, तो ये तो हमने डिफरेंसेस जाने, और जो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है वो क्वेश्चन है ये थर्ड पॉइंट। Is it okay that how this process evaporation is responsible for cooling? तो हम ये थर्ड पॉइंट को थोड़ा डिटेल में जानने जा रहे हैं कि आखिर कौन सा इवेपोरेशन, कैसा इवेपोरेशन, कौन से इवेपोरेशन से कूलिंग हुई, तो हम वो जानने जा रहे हैं। चलिए, तो देखना शुरू करिएगा ध्यान से कि आखिर इस इवेपोरेशन से चीज़ें ठंडी कैसे होती हैं। तो हम बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, और उससे पहले हम लिख देते हैं टॉपिक कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ दिस इवेपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम कि आखिर ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, ये कूलिंग कैसे करता है। इज इट ओके? तो लॉट ऑफ फिनोमिनाज आर देयर, सारे पढ़ेंगे, है ना। देखिएगा, और बढ़िया सा जो एग्जाम्पल मैंने बोला था, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट आवर अर्थन पॉट। जानते हो कि अर्थन पॉट का मतलब क्या होता है? अर्थन पॉट का मतलब होता है मटका। आपके घरों में होता है ना मटका, पानी ठंडा करने के लिए। तो बस हम यही जानेंगे आज। सबसे पहले, गर्मियाँ भी हैं, ये जान ही लेते हैं आखिर हम आज कि अर्थन जो पॉट होता है, जो मटका होता है, इसमें हमारा पानी कैसे ठंडा होता है। इज इट ओके? चलिए तो जानते हैं। तो अर्थन जो पॉट है, जो आपका मटका है, चलो एक मटका बना ही देते हैं हम सुंदर सा। लुक हियर वेरी केयरफुली। क्या खास बात होती है इस अर्थन पॉट के अंदर, जो आपके स्टील कंटेनर्स में नहीं होती है? स्टील कंटेनर्स में भी होता है कि ठंडा पानी रखे, वैसे तो नहीं, पर हाँ अगर ओपन बकेट है, ओपन टब है, आपने उसमें पानी भर के रख दिया है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा तो वो भी हो ही जाता है। इज इट ओके? अर्थन पॉट में थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो कारण सुनिए कि क्या डिफरेंस है हमारे इस मटके के अंदर और हमारे स्टील कंटेनर्स के अंदर, क्यों इसमें पानी ठंडा हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से। ये आपने भरा भाई इसके अंदर पानी, और सबसे बड़ी और ख़ास बात जो होती है इस अर्थन पॉट के अंदर, दैट इट हैज़ टाइनी पोर्स इन इट। इज इट ओके? छोटे छोटे से मिट्टी का बना हुआ होता है, और इसी कारण से मैंने थोड़े बड़े बना दिए हैं, इतने बड़े ताकि आपको दिखाई दें, बाकी इतने बड़े नहीं होते, इतने बड़े से तो पानी ही बाहर आ जाएगा। इज इट ओके? तो आपको दिखाने के लिए बड़े बनाए गए हैं, बट दे आर प्रेजेंट, बट द साइज इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। जितने बड़े बनाए गए हैं इनसे काफ़ी छोटा होता है साइज पोर्स का, जो मटके के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जानना हमें क्या था? जानना हमें ये था कि आखिर पानी इसमें ठंडा कैसे हुआ। सो लुक हियर वेरी केयरफुली। देखो यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इज इट ओके? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भरे ही हैं, आपने पानी भरा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही सही। इनमें से पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होना है। अंदर वाले पानी के मॉलिक्यूल्स क्या चाहते हैं? इवेपोरेट होना चाहते हैं। इवेपोरेट होने के लिए इन पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? क्योंकि जाना है, जाने के लिए, मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए जो एनर्जी नीडेड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम बोलते हैं के। जानते हो ना इन डिटेल क्या बोलते हैं इसे? काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल्स को चाहिए, वो ये कहाँ से लेंगे? जैसा हमें पहले से ही पता है, सराउंडिंग मॉलिक्यूल से, अपने अड़ोसी पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल से।
आई बात समझ में? अपने आसपास के वाटर मॉलिक्यूल से ये टकराते रहते हैं और उनसे कौन सी एनर्जी गेन करते रहते हैं? काइनेटिक। और जैसे ही इनको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है वैसे ही ये इन पोर्स में से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर, और सारे पोर्स में से बाहर जाते रहते हैं। पर वो ही जाते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल इस अर्थन पॉट की सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं। आई बात समझ में? तो इन्होंने अपने सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल से क्या गेन कर ली? काइनेटिक एनर्जी। और इनकी काइनेटिक एनर्जी लेकर के खुद क्या हो गए? इवेपोरेट। मतलब इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल बाकी रह गए उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? रिड्यूस। Is it okay? And this reduction in kinetic energy will be responsible for the reduction in the heat energy. किसमें reduction हो जाएगा इससे? Heat energy में भी reduction हो जाएगा और finally आपके मटके का पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। Is it okay? तो चलिए इसके बाद जानते हैं और क्या क्या होते हैं भाई, ऐसे और कौन कौन से फिनोमिना होते हैं which proves that this evaporation is responsible for कूलिंग। तो चलिए और भी जानते हैं, देखिएगा ध्यान से और कौन कौन सी तरीके हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना, नेल पॉलिश रिमूवर का। होगा आप सबके घरों में, आपकी मॉम्स का। इज इट ओके? तो आप ले सकते हैं उसमें से थोड़ा सा। नेल पॉलिश रिमूवर जानते हो ना, जो नेल पॉलिश को हटाने के काम में आता है। दैट लिक्विड इज नोन एज नेल पॉलिश रिमूवर। इज इट ओके? ये तो बढ़िया कॉमन नेम है जिसे आप जानते हैं। मैं आपको इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड नेम भी बता देती हूँ। दिस नेल पॉलिश रिमूवर मेनली कंटेन्स अ कंपाउंड विच इज नोन एज एसीटोन। कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है नेल पॉलिश रिमूवर में? एसीटोन। इज इट ओके? अब देखो जी, आपने अपने हाथ पे एसीटोन लगाया। इज इट ओके? और एसीटोन लगाने के थोड़ी सी देर बाद ही, है ना, बहुत मतलब ऐसा नहीं आधा 20 मिनट या फिर आधा 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। लगाते ही एसीटोन गायब हो जाता है। इज इट ओके? और गायब होने के साथ साथ जहाँ पर भी आपने लगाया, हाथ पे, पैर पे, मुंह पे मत लगाना, हाथ पे ही लगा के देखिएगा, तो ठंडा हो जाएगा वो एरिया। तो क्यों ठंडा हुआ? कारण क्या हुआ? सुनिएगा ध्यान से। ये जो एसीटोन है, जैसे मानिए कि आपने इसे अपने हाथ पे डाला। इज इट ओके? है ना, यहाँ पर आपने एसीटोन डाला। इज इट ओके? अब एसीटोन भी एक लिक्विड है और इस लिक्विड का भी कौन सा प्रोसेस होने वाला है? सेम प्रोसेस। क्या नाम है उस प्रोसेस का? इवेपोरेशन। इज इट ओके? और इवेपोरेट होने के लिए इस एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? डाला कहाँ है आपने? अपने हाथ पर। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से ले लेगा ये? जाने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब देखो हमारे हाथ में काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, घूम तो रहा नहीं है, हम भाग तो रहे नहीं है। इज इट ओके? तो ये हमारे हाथ से कौन सी एनर्जी गेन करता है? हीट एनर्जी। और उसे किस में कन्वर्ट कर लेता है? काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यहाँ से एसीटोन के मॉलिक्यूल्स गायब। इज इट ओके? क्या हो गए? एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? इवेपोरेट। मतलब इन्होंने हमारे हाथ से क्या गेन कर ली है? हीट एनर्जी। अब जब आपके हाथ से हीट एनर्जी का लॉस होगा तो ठंडा तो फील होगा ही सही। तो दिस इज द रीजन, जैसे आप हमेशा देख रहे हो यहाँ एसीटोन का इवेपोरेशन हुआ तो हमें हाथ पे या जहाँ भी आपने लगाया है वहाँ ठंडा फील होगा। इज इट ओके? अगर आपने पानी को अर्थन पॉट में भरा, पानी का इवेपोरेशन हुआ तो अर्थन पॉट में क्या ठंडा हो गया? पानी ठंडा हो गया। क्या और भी एग्जाम्पल्स हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए अभी गर्मियों का मौसम है, पता है आपको, आप शायद ऐसा करते भी होगे, नहीं करते हो तो कर सकते हो, मैं बता देती हूँ आपको। जो आपकी छत है या आपके बाहर का गार्डन एरिया है या फिर बाहर का कॉमन एरिया है जो बाहर है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर की बात हो रही है।
आप लोग गर्मियों में यूजुअली इस एरिया पे वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं, इज इट ओके, पानी का छिड़काव कर देते हैं पाइप से, नॉर्मल, इज इट ओके। शाम के वक्त ऐसा आप यूजुअली करते हैं, मैंने देखा है करते हुए लोगों को, शायद आप भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमको कूल फील होता है, जो गरम गरम ज़मीन होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो कैसे ये गर्म ज़मीन ठंडी होती है, दोबारा से सेम रीज़न। अब तो आप सेम आंसर लिख सकते हो हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट द आंसर्स आर सेम। जैसे मानिए कि ये आपका फ्लोर है, इस फ्लोर पर आपने क्या स्प्रिंकल कर दिया, वाटर। क्या वाटर स्प्रिंकल करने के बाद यहीं पर बना रहेगा, नहीं, बहुत ही जल्दी, गर्मियां हैं तो जल्दी होगा ये वाला प्रोसेस। एज वी नो दिस इवेपोरेशन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज इट ओके। तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए थी, दोबारा से मूव करने के लिए अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके यहाँ से बाहर जाने के लिए क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को, सेम इवेपोरेशन। और इस इवेपोरेशन के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी ये कहाँ से गेन कर लेते हैं, ज़मीन से गेन कर लेते हैं, और गेन करके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट। मतलब आपके फ्लोर का या छत का जहाँ भी आपने वाटर स्प्रिंकल करा है, यहाँ की एनर्जी क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है। तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा देन वी फील कूल, इज इट ओके। तो जहाँ जहाँ इवेपोरेशन होता है वहाँ वहाँ ये इवेपोरेशन कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वहाँ वहाँ ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और भी कोई है क्या भाई एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं देखो, पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल और बताऊंगी that how this evaporation is responsible for cooling. This is the last example. Last example मैं आपको बता रही हूँ, है तो और भी बहुत सारे। चलिए, तो जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये हमें एक मदद करता है हमारी, किस तरीके से, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है that why do we wear cotton clothes especially in summer, है ना। हम समर में कौन से क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, कॉटन के कपड़े। कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर made from the cotton which is obtained as a plant product, okay। तो ये जो कॉटन है, हम क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, सुनिएगा। जैसे जो भी क्लोथ है व्हाटएवर, है ना, जैसे मानिए कि ये क्लोथ है, तो कॉटन क्लोथ में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉटन क्लोथ में भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इज इट ओके। और इस कारण से एक कॉटन क्लोथ को ये एक स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड कर देता है दैट कॉटन क्लोथ्स बिकम्स एब्जॉर्बिंग इन नेचर। कैसे बन जाते हैं कॉटन क्लोथ्स, एब्जॉर्बिंग नेचर के होते हैं। तो गर्मी है और गर्मी में आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये कॉटन क्लोथ क्या करते हैं, पोर्स होने के कारण, इनका एब्जॉर्बिंग नेचर होने के कारण उस पसीने को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, देन द स्वेट पार्टिकल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर, इज इट ओके। किसके सामने आ जाते हैं वो स्वेट के पार्टिकल्स, एयर के सामने। और इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। अगर सरफेस पर स्वेट पार्टिकल्स होंगे तो ये स्वेट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। सरफेस पर नहीं होंगे तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इज इट ओके। क्योंकि हमें पता है कि इवेपोरेशन होने के लिए कोई सा भी लिक्विड कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, सरफेस पर। तो कॉटन पार्टिकल्स ने, कॉटन क्लोथ ने इनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके इन पार्टिकल्स को क्या कर दिया, एक्सपोज्ड। किसको, स्वेट पार्टिकल्स को। किससे एक्सपोज कर दिया, दे आर नाउ एक्सपोज्ड टू एयर, इज इट ओके। सो द इवेपोरेशन विल बी डन। स्वेट आपका इवेपोरेट हो जाएगा और आपको कंफर्टेबल फील होगा। इंस्टीड ऑफ दिस, अगर आप कॉटन क्लोथ की जगह भरी गर्मी में नायलॉन या किसी भी सिंथेटिक फाइबर का क्लोथ पहने,
इज इट ओके? तो जो नायलॉन है, जो सिंथेटिक फाइबर है, इसके अलावा भी कोई जो वो एब्जॉर्बिंग नेचर के नहीं होते हैं, उनका नेचर एब्जॉर्बिंग नहीं होता है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब दिस स्वेट, ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब ही नहीं करते। तो जो स्वेट है वो कपड़ों के अंदर ही रहता है, सरफेस पर पहुंचता ही नहीं है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो स्वेट पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट एट ऑल एक्सपोज्ड टू एयर। इज इट ओके? एयर में एक्सपोज ही नहीं होते, और जब तक एयर के पास में पहुंचेंगे ही नहीं, इन स्वेट पार्टिकल्स का क्या नहीं होगा? इवेपोरेशन विल नॉट बी डन। क्या नहीं होगा इन स्वेट पार्टिकल्स का? इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा, पसीना सूखेगा नहीं, देन यू विल फील अनकंफर्टेबल। कैसा फील करेंगे आप? अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इज इट ओके? तो दोनों क्लोथ्स में डिफरेंस समझ में आ गया। क्या खास बात है आपके कॉटन क्लोथ्स में? क्या प्रेजेंट होते हैं कॉटन क्लोथ्स में? पोर्स, विच मेक्स इट absorbing in nature, by which these cotton clothes are able to absorb the sweat particles, and when it is absorbed they are exposed to air. Is it okay? And as this evaporation is a surface phenomena, so these exposed sweat particles will be evaporated. Whether in the case of nylon or any synthetic fibers, they don't have पोर्स, पोर्स नहीं होते हैं, तो फिर कैसा नहीं होता है क्लॉथ? एब्जॉर्बिंग नहीं होता है। किसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है? स्वेट पार्टिकल्स को। और एब्जॉर्ब नहीं करता है तो एक्सपोज नहीं कर पाता है, एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हैं स्वेट पार्टिकल्स, एंड सो इन दैट केस द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट विल नॉट बी डन। इज इट ओके? तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, ऐसे और भी ढेरों एग्जाम्पल्स होते हैं। इज इट ओके? पर द आंसर हैज़ टू बी रिटन इन द सेम वे, एक ही तरीके से आंसर लिखना होता है। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में मैं दूंगी, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन लैंग्वेज। इज इट ओके? तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन।